तो एमएससी फाइनल फिजिक्स में स्टूडेंट्स लास्ट टर्म पे हमने आपको बताया था जायरेटर। जायरेटर तो पढ़ा दिया था और आज हम बताएंगे आपको आइसोलेटर। आइसोलेटर ये भी क्या फेराइट डिवाइस है। दोनों जायरेटर और आइसोलेटर दोनों ही फेराइट की डिवाइस हैं। फेराइट मटेरियल यूज होता है इनमें। जैसे इसका नाम है आइसोलेटर, आइसोलेटर, तो इसका वर्क हमको समझ आया। ये क्या करेगा? आइसोलेशन करेगा। आइसोलेशन परफॉर्म। आइसोलेशन परफॉर्म मतलब सेपरेशन। आइसोलेशन एक तरह का क्या होता है? सेपरेशन। दो अलग अलग कंपोनेंट हैं, वो एक दूसरे से सेपरेट रहे, आपस में कंबाइंड नहीं हो, तो वो चीज करेगा सेपरेशन। तो आइसोलेशन क्यों जरूरी होता है? वाई आइसोलेशन रिक्वायर, वाई आइसोलेशन रिक्वायर इन माइक्रोवेव सर्किट्स। माइक्रोवेव में क्या होता है? देखिए, एक जनरेटर या सोर्स होता है। जनरली एक क्या होता है? माइक्रोवेव का सोर्स होता है। वहां से माइक्रोवेव सोर्स या जनरेटर कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ से माइक्रोवेव जनरेट होती है और ये माइक्रोवेव जनरेट होकर के लोड में जाती है। लोड इस माइक्रोवेव को कंज्यूम करता है लोड में। तो हमारा मेन एम यही होता है माइक्रोवेव सोर्स से लोड में जाए। तो लोड क्या होता है? देखिए, हम दो चीज बताते हैं। एक मैच लोड। मैच लोड का मतलब होता है कि जब पावर माइक्रोवेव इस ट्रांसमिशन लाइन से लोड तक जाती है तो नो रिफ्लेक्शन। मैच लोड का मतलब नो रिफ्लेक्शन, वापस इधर से इधर की तरफ पावर नहीं आती। ये क्या होता है? जनरली रिफ्लेक्शन होता है हमेशा, तो कुछ पावर रिफ्लेक्ट पावर हो जाती है। तो अगर मैच लोड है तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं, तो ये पावर इधर से इधर की तरफ नहीं आएगी। पावर फ्रॉम पोर्ट वन। अब इसको हम पोर्ट वन लिख देते हैं। इसको क्या लिखते हैं? ये पोर्ट वन से ये वेवगाइड सोर्स है, तो यहाँ पर ये पोर्ट वन और ये पोर्ट वन पे सोर्स लगा हुआ है और यहाँ पर लोड लगा हुआ है। यहाँ पर क्या लगा हुआ है? ZL लगा हुआ है और यहाँ पर सोर्स लगा हुआ है। तो पावर फ्रॉम पोर्ट वन टू, तो क्या होती है? डिजायरेबल होती है। डिजायरेबल। और फ्रॉम पोर्ट टू से पोर्ट वन अनडिजायरेबल होती है, क्योंकि जो रिफ्लेक्ट होकर पावर आती है वो उसकी एफिशिएंसी को डाउन करती है। रिफ्लेक्टेड पावर डाउन्स द एफिशिएंसी ऑफ जनरेटर या माइक्रोवेव सोर्स। तो हम उसको नहीं चाहते कि रिफ्लेक्ट हो पावर। तो अगर पोर्ट वन से पोर्ट टू वेल आइसोलेटेड है तो कोई रिफ्लेक्शन होगा, है। कंप्लीट आइसोलेशन के केस में, कंप्लीट आइसोलेशन ऑफ पोर्ट वन and 2, there will no reflection. तो हमको क्या करना होता है? पोर्ट 2 से पोर्ट 1 के अंदर कोई भी पावर नहीं आए। तो इस तरह का काम कौन करता है? आइसोलेटर परफॉर्म द आइसोलेशन। तो इफ आइसोलेटर यूज, then there will be no reflection. If isolator is used between port 1 and 2,
there will no reflection तो आइसोलेटर क्या है? एक तरह से एक डिवाइस है, टू पोर्ट डिवाइस, जो एक साइड में तो पावर को फ्लो होने देता है, ये पोर्ट 1, यहाँ हमने आइसोलेटर यूज कर दिया। ये पोर्ट 2, तो ये आइसोलेटर क्या करेगा? आइसोलेटर इज ए टू पोर्ट डिवाइस, आइसोलेटर इज ए टू पोर्ट डिवाइस, और टू पोर्ट भी कैसी? पैसिव डिवाइस, विच प्रोवाइड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एट्यूनेशन। अगर 1 से 2 में जाए तो कोई पावर को नहीं रोकेगा। विच प्रोवाइड वेरी स्मॉल, which provide very small amount of attenuation of microwave power from transmission, attenuation of microwave power transmission from port 1 to port 2, ट्रांसमिशन फ्रॉम पोर्ट 1 से पोर्ट 2 की तरफ, और इसका उल्टा, बट प्रोवाइड हैवी एट्यूनेशन, मैक्सिमम और हैवी, कब? फ्रॉम ट्रांसमिशन, maximum attenuation of micro power transmission from port to port 1। ये वाली चीज है कि इधर से इधर की तरफ तो पावर जाएगी, और इधर से इधर की तरफ पावर है वो क्रॉस नहीं आएगी, एट्यूनेट कर देगा ये। तो ये वाली चीज कहलाती है, दिस इज कॉल्ड द आइसोलेटर। तो क्या होता है? आउट एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव टेंड्स टू फ्लक्चुएट। क्या होता है एक्चुअली में कि एम्पलीट्यूड, आउटपुट एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव टेंड्स टू फ्लक्चुएट वेरी सिग्निफिकेंटली विथ चेंज इन द लोड रेजिस्टेंस। समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स क्या लोड में चेंज हो जाए, वेरिएशन इन द लोड होता है। वेरिएशन इन लोड, लोड की वैल्यू वेरिएट हो जाती है, टेम्परेचर से वेरिएट होती है, फ्रीक्वेंसी से वेरिएट हो जाती है, किसी भी चीज से, माइक्रोवेव की से। तो उसमें क्या होता है? फ्लक्चुएट होता है लोड की वैल्यू। तो उससे क्या होता है कि चेंज इन द लोड रिजल्ट, चेंज इन द लोड, चेंज इन द लोड रिजल्टिंग इन रिफ्लेक्टेड वेव। भाई लोड तो मैच होता है, और वो मैच लोड की वैल्यू मान लीजिए किसी कारणवश बदल गई, जैसे टेम्परेचर चेंज हो गया, फ्रिक्वेंसी चेंज हो गई माइक्रोवेव की, तो उससे क्या हो गया? अनमैच्ड हो गया। तो अनमैच्ड हो से क्या हो गया? रिफ्लेक्शन हो गया। बट दीज रिफ्लेक्टेड वेव शुड नॉट बी अलाउड है, रिफ्लेक्टेड वेव, बट reflected wave
should not be allowed. Should not be allowed to reach the microwave generator. तो इनको रोका जाए, तो रोकने के लिए क्या करते हैं, आइसोलेटर हैं, विच विल कॉज एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी। अगर पहुंच गई तो क्या होगी, अगर रीच पहुंच गई वहां पर, तो विच विल कॉज एम्पलीट्यूड ऑफ फ्रीक्वेंसी इनस्टेबिलिटी ऑफ जनरेटर। एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी instability of generator। तो वो अनडिजायरेबल है, तो इसको रोकने के लिए क्या करते हैं, वी इंट्रोड्यूस या इंसर्ट ए आइसोलेटर बिटवीन सोर्स एंड लोड। ठीक है, तो जब क्या करते हैं, मैंने आइसोलेटर इंसर्टेड बिटवीन जनरेटर और लोड, द जनरेटर इज coupled to the load with zero attenuation and reflection from the load side are completely absorbed। तो completely absorbed हो जाते हैं ये। तो अब हम देखते हैं ये किस तरह का होता है, क्या होता है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ आइसोलेटर, आइसोलेटर भी का कंस्ट्रक्शन है सिमिलर टू जायरेटर। वैसा ही होता है बिल्कुल, उसमें भी रेसिस्टिव पैड होते हैं, ट्विस्ट होता है। वहां पर भी क्या होता है, दो बार जायरेटर में जैसे होता था कि सिमिलर टू जायरेटर में, वहां क्या होता है, जायरेटर में आइसोलेटर में एक तो रेक्टेंगुलर वेवगाइड, विद ट्विस्ट, जैसे वहां ट्विस्ट होता था, एंड रेसिस्टिव पैड। तो यहाँ क्या डिफरेंस क्या होता है, देखिए कि यहाँ पर दो रेसिस्टिव पैड, हियर वी यूज टू रेसिस्टिव पैड। इंस्टेड ऑफ वन, जायरेटर में वन होता था, यहाँ पर आइसोलेटर में दो रेसिस्टिव पैड यूज होते हैं, पहली चीज तो। और दूसरा, वेवगाइड ट्विस्ट इज π/4 या 45 डिग्री का, इंस्टेड ऑफ π/2। जायरेटर में होता था ऐसे। तो जायरेटर और इसमें डिफरेंस क्या है, देखिए कंस्ट्रक्शन सेम है, वेवगाइड होगा, ट्विस्ट होगा, रेक्टेंगुलर वेवगाइड होगा, बीच में सर्कुलर वो होगा, ट्विस्ट भी होगा, रेसिस्टिव पैड भी होंगे, ये दो सिमिलरिटी है। और डिसिमिलरिटी क्या है, वहां ट्विस्ट 90 डिग्री का होता था, यहाँ ट्विस्ट 45 डिग्री का। और यहाँ पर एक रेसिस्टिव पैड की जगह दो रेसिस्टिव पैड यूज हो रहे हैं, तो ये डिफरेंस है। तो अब इसका मैं फिगर बनाता हूं, देखिए फिगर के लिए बिल्कुल वैसा ही फिगर बनाऊंगा। ये मान लीजिए ये वेवगाइड का वो एंड है, ये वेवगाइड को ट्विस्ट देंगे हम, ये T10 मोड ऐसे निकलता है यहाँ से वेवगाइड की, इलेक्ट्रिक फील्ड है, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो मतलब लाइन पास पास है, और किनारों पर कम है। तो ये ट्विस्ट है वो वैसा के वैसा ही ट्विस्ट। फिगर आप एग्जैक्ट फिगर बुक में देख लेना, मैं रफ फिगर ही बना रहा हूँ।
तो ये ट्विस्ट दे दिया हमने, तो ये ट्विस्ट हो गया, एट दिया है इसको। तो ये हमारे पास ये रेक्टेंगुलर वेवगाइड को ट्विस्ट दिया, और ये फिर यहाँ रेक्टेंगुलर वेवगाइड का दूसरा एंड है। रेसिस्टिव पैड देखिए यहाँ पर दो यूज होते थे। रेसिस्टिव पैड मतलब वही रेसिस्टिव पैड, एक रेसिस्टिव पैड यहाँ पर, ये मैं रेसिस्टिव पैड एक यहाँ यूज हो रहा है, ये एक रेसिस्टिव पैड यहाँ यूज हो गया, और फेराइट रॉड भी, ये फेराइट रॉड है, टेपर्ड फेराइट रॉड। तो ये फेराइट रॉड, तो जायरेटर में क्या होता था, एक रेसिस्टिव पैड होता था, एक फेराइट रॉड होती थी। यहाँ पर फेराइट रॉड और ट्विस्ट है, ये 45 डिग्री का ट्विस्ट करेगा, और ये फेराइट रॉड भी कितना ट्विस्ट करेगी, 45 डिग्री का प्लेन ऑफ पोलराइजेशन में। फेराइट रॉड है वो सर्कुलर वेवगाइड के बीच में रखी हुई है, और ये सर्कुलर वेवगाइड है यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन, और ये यहाँ से इसको फिर ये टेपर्ड हो जाता है रेक्टेंगुलर वेवगाइड में। ये T10 डोमिनेंट मोड यहाँ से निकलता है, और यहाँ से आउटपुट होता है। अब इसका ऑपरेशन हम देखें, मान लीजिए ऑपरेशन में देखिए क्या है यहाँ पर, कि जो फेराइट रॉड है वो नॉन रेसिप्रोकल, फेराइट रॉड और मैग्नेटिक फील्ड इस फेराइट रॉड में लेकिन एक्सिस डायरेक्शन में बी की वैल्यू लगाया अप्लाई किया जाता है। फेराइट की जो रॉड है (45 डिग्री प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, रोटेशन इन प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ माइक्रोवेव डिग्री है रेसिप्रोकल। कैसा, रेसिप्रोकल 45 डिग्री, और एंटी क्लॉकवाइज ओनली इन रेसिप्रोकल, मतलब एक ही साइड में, चाहे पोर्ट 1 से पोर्ट 2 में जाए, चाहे पोर्ट 2 से पोर्ट 1 में जाए, और ये प्रोड्यूस करती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किस तरफ करती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये रॉस रेसिप्रोकल है फेराइट रॉड का। और ट्विस्ट क्या करता है, वेवगाइड ट्विस्ट, वेवगाइड ट्विस्ट प्रोड्यूस्ड 45 डिग्री rotation in plane of polarization of microwave नॉन रेसिप्रोकल, सॉरी फेराइट रॉड तो प्रोड्यूस करती है नॉन रेसिप्रोकल, उल्टा बोल गया मैं, और ये प्रोड्यूस करता है रेसिप्रोकल। मतलब अगर पोर्ट 1 से पोर्ट 2 की तरफ जाती है वेव, तो ये एंटी क्लॉकवाइज करता है, ये क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्ट, ट्विस्ट है जो एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घुमाता है। और पोर्ट 2 से पोर्ट 1 की तरफ वेव जाती है, तो ये क्लॉकवाइज 45 डिग्री रोटेट करता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये रेसिप्रोकल हो गया, डायरेक्शन डिपेंडेंट हो गया। इधर से इधर जाएंगे 45 डिग्री घुमा देगा एंटी क्लॉकवाइज, इधर से इधर आएंगे 45 डिग्री घुमा देगा क्लॉकवाइज। लेकिन ये क्या करता है, चाहे इधर से इधर जाओ चाहे इधर से इधर आओ, 45 डिग्री
घुमाएगा, सिर्फ क्या करेगा 45 डिग्री घुमाएगा, 45 डिग्री घुमाएगा क्लॉकवाइज। तो अब हम देखें इसका ऑपरेशन क्या होता है। रेसिस्टिव, अपन जानते हैं कि रेसिस्ट जो माइक्रोवेव का इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉर्मल टू परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर रेसिस्टिव कार्ड, रेसिस्टिव पैड passes unattenuated। तो परपेंडिकुलर रेसिस्टिव कार्ड के जो फील्ड है वो तो अनएटूनेटेड पास हो जाएगा, वो तो क्या होगा अनएटूनेटेड पास होगा, परपेंडिकुलर होगा जो और पैरेलल होगा वो कंप्लीटली एटूनेट हो जाएगा। जानते हैं मेटेलिक प्लेट है, परपेंडिकुलर फील्ड है, वही पास होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो जब पहले मेटेलिक, इधर से देखिए यहाँ फिगर में बताया था, ये पहला रेसिस्टिव कार्ड है, ये दूसरा रेसिस्टिव कार्ड है। तो इधर से माइक्रोवेव जा रही है पोर्ट 1 से पोर्ट 2 में। तो पहला जो वो है ये डायरेक्शन जेड डायरेक्शन में है। ये कौन सी डायरेक्शन है? जेड डायरेक्शन। तो उसका जो प्लेन है वो जेड डायरेक्शन में ही है रेसिस्टिव कार्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, वो तो पास होंगे, वो तो क्या होंगे पास होंगे। अब वो ट्विस्ट, यहाँ पर ट्विस्ट है रेसिस्टिव कार्ड से जो निकलेगा। अब ये ट्विस्ट क्या करता है, इस तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन था ना, उसको 45 डिग्री घुमा देगा एंटी क्लॉकवाइज। क्या करेगा, इसको इस तरफ वाइब्रेशन था, वाइब्रेशन इस तरफ था, और इसको 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या किसका इफेक्ट रहेगा, उसका ट्विस्ट का इफेक्ट रहेगा। ये किसका इफेक्ट रहेगा, ट्विस्ट करेगा इसको, वेव गाइड ट्विस्ट। इसके बाद 45 डिग्री ये रोटेट हो गया। इसके बाद फेराइट रॉड में से पास होगा ये 45 डिग्री, क्या करेगा उसको वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो ये 45 डिग्री ये इधर हो गया था ना, अब इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा ये, तो ये इस तरफ आ जाएगा वाइब्रेशन। यहां से ये इस तरफ वाइब्रेशन था, ये कौन कर रहा है, फेराइट रॉड कर रहा है, ये क्लॉकवाइज कर रहा है। तो अब रिजल्टेंट वाइब्रेशन कितना हो गया, नॉर्मल हो गया। अब इस रेसिस्टिव कार्ड में से जब पास होगा तो बिल्कुल इसके नॉर्मल होगा और ये अनएटूनेटेड पास हो जाएगा। तो पोर्ट 1 से पोर्ट 2 की तरफ माइक्रोवेव फील्ड आराम से निकल जाएगा। अब इसका उल्टा देखें, पोर्ट 2 से पोर्ट 1 में जाए, तो पोर्ट 2 से मान लीजिए ये रेसिस्टिव फील्ड के रेसिस्टिव कार्ड है, उसके परपेंडिकुलर